हेलो गाइस, टीचर क्लास में आपका स्वागत है। मैं पंकज राजपूत आपको क्लास 9 का पहला चैप्टर गति पढ़ाने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते हैं 9 का पहला चैप्टर गति। मतलब गति क्या होती है, डिफिनेशन के थ्रू समझते हैं गति क्या होती है। लिखा है यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तब हम कहते हैं कि वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। मतलब क्या हो, कोई भी वस्तु होगी तो समय के साथ क्या करेगी, कुछ ना कुछ। देखो समय है, समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करेगी, परिवर्तन करेगी। समझ में आया? मतलब मान लेते हैं ये दो पॉइंट है, ए और ये पॉइंट बी है। ये हमने रास्ता बना दिया। कोई व्यक्ति यहाँ से चलता है और मान लो ए पॉइंट चलता है और बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो बेटा कुछ ना कुछ समय लेगा कि नहीं? बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ समय लेगा। यानी ए से बी पहुंचने में कुछ ना कुछ समय लेगा। स्थिति में परिवर्तन, पहले व्यक्ति कहाँ पर खड़ा था, ए पॉइंट पर खड़ा था, थोड़ी देर के बाद व्यक्ति कहाँ पर खड़ा था, बी पॉइंट पर। यानी समय के साथ क्या हुआ, स्थिति में परिवर्तन हुआ। तभी तो बोल रहे हैं हम, व्यक्ति क्या कर रहा था, गति कर रहा था। समझ में आया? व्यक्ति क्या कर रहा था, गति कर रहा। इतना तो हम लोग बुक पे पढ़ लेते हैं। इस पे एक चीज का करेक्शन होना है, इस पे ये लिखा हो जाना चाहिए किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष। अब बात है सर क्या ये डेफिनेशन गलत है? गलत नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं बेहतर से बेहतर लिखने की, यानी इसे अच्छे से अच्छे डेफिनेशन बनाने की। तो पहले हमने लिखा था यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तब हम कहते हैं वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। ये भी डिफिनेशन सही थी बुकों पे, लेकिन यह डिफिनेशन ज्यादा इफेक्ट डालती है। देखिएगा, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो क्या होता है, वस्तु गति करती है। अब बात आई सर किसी स्थिर बिंदु हमने क्यों ऐड किया है? बेटा किसी स्थिर बिंदु मतलब क्या हुआ? अच्छा गति हम ऐसे बता रहे क्या कि कोई भी व्यक्ति गति कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा? कोई ना कोई स्थिर बिंदु होगा, उस स्थिर बिंदु से ही तो जिस बिंदु पर पहुंचा है दूरी ली जाएगी। ऐसे ही तो होगा। मान लो मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है, मैं मार्कर को लेके यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब मार्कर की मेरे बीच की डिस्टेंस बदली क्या? नहीं बदली ना। बदली तो बेटा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। बिल्कुल डिस्टेंस नहीं बदलेगी, लेकिन अगर कोई कीड़ा या कुछ भी मार्कर के ऊपर बैठ के मुझे देख रहा होगा तो उसके लिए तो मैं चला नहीं, लेकिन मैं क्या चला नहीं, मैं यहाँ से वहां पर गया कि नहीं गया ना। तो इसलिए बताया जाता है किसी स्थिर बिंदु की क्या होती है, गति को बताने के लिए आवश्यकता होती है। अब जब आवश्यकता होती है तो अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि स्थिर बिंदु की आवश्यकता होती है तो क्यों ना ऐसा करें कि पृथ्वी पर ये कोई एक स्थिर बिंदु ले लेते हैं। तो भाई वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर ढूंढते रहे, कोई स्थिर बिंदु नहीं मिला। तो उन्होंने कहा चलो पृथ्वी पर कोई स्थिर बिंदु नहीं है, तो पृथ्वी के बाहर गए। अब बात है कि सर पृथ्वी पर स्थिर बिंदु कोई क्यों नहीं है? बेटा पृथ्वी हमेशा गति की अवस्था में रहती है, यानी सूरज क्या करती है, चक्कर लगाती रहती है। तो भाई वैज्ञानिकों ने बाहर जाकर देखा, सोचा स्पेस पे चल के देखते हैं। तो स्पेस पे गए। स्पेस पे जाने के बाद उन्होंने देखा कि चलो भाई मंगल के देखते हैं। मंगल अगर स्थिर बिंदु होगा तो मंगल के सापेक्ष हम लोग सारी दूरियां लेके किसी भी वस्तु का गति का पता लगाएंगे। तो भाई जब लोग चंद्रमा पर गए तो उन्होंने देखा कि चंद्रमा भी पृथ्वी के क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि पूरी दुनिया या पूरे ब्रह्मांड की सारी चीजें क्या है, गतिमान है। तो बात है क्या सर अब हम स्थिर बिंदु का क्या होगा? तो बेटा एक मानक माना जाता है कि कोई स्थिर बिंदु का क्या माना जाता है, मानक। इसके लिए पढ़ाया जाता है क्या, निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ पर देखिए जो मूल बिंदु होता है ये बेटा क्या होता है, 0, 0। इस मूल बिंदु को ही क्या मान लेते हैं,
स्थिर बिंदु मान लेते हैं। इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष सारी दूरियां क्या की जाती हैं, ज्ञात की जाती हैं। देखिए अभी हम यहाँ से यहाँ चल के आए थे और हमने बोल दिया था मार्कर मैं पकड़े हूँ और इस जगह चलना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर पहुंचता हूँ। तो क्या मैंने मार्कर के लिए गति की? मैंने मार्कर के लिए गति नहीं की, लेकिन बच्चों तुम्हारे लिए गति की। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं वहां से चलकर यहाँ आया, लेकिन मार्कर पर कोई बैठा हुआ है, उसके लिए तो मैंने गति की नहीं। इसीलिए क्या बनाया गया है, एक स्थिर बिंदु बनाया गया है। देखिए अगर ये मार्कर का कोना यहाँ से मान लेते हैं, चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट को क्या मान लें, मूल बिंदु मान लें या स्थिर बिंदु मान लें। अब इस बिंदु के सापेक्ष हम लोग गति देखेंगे, तो हम लोग यहाँ से यहाँ पर आ गए। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर है बच्चों, 2 मीटर है। क्या मैं तुरंत उड़ के आ गया? नहीं ना कुछ समय लगा ना। तो वही तो लिखा है, किसी वस्तु में समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करती है तो वस्तु क्या गति कर रही होती है। एक स्थिर बिंदु लेना बहुत ही जरूरी है। बेटा उन्होंने गति पता लगा लिया कि वस्तु, कोई भी वस्तु गति कर रही हो तो हमें पता चल जाएगा कि वस्तु गति कर रही है। अब बात है सर, गतियां कितने प्रकार की होती हैं? बेटा गतियां बहुत प्रकार की होती है, यानी गति बहुत प्रकार की होती है, लेकिन क्लास 9 यानी कक्षा 9 में सिर्फ 2 गतियां पढ़ाई जाएंगी आपको। एक समान गति और एक असमान गति। बात आई सर समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है? बच्चों तो देखो समान गति से ही समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ क्या होगी, समानता होगी, और असमान से क्या समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ क्या होगी, असमानता होगी। चलिए डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। यदि कोई वस्तु बराबर समांतराल में बराबर दूरी देखिए लिखा है यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है। ये देखो समानता है कि नहीं बेटा, बराबर समय अंतराल भी और बराबर क्या है, दूरी है। मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु क्या मैं मान लेता हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, कोई और भी मेरे साथ खड़ा है, ठीक है, दोनों लोग 2 मीटर तक चलते हैं और 1 सेकंड में चलते हैं, तो दोनों लोग 2 मीटर चले ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस बदली क्या, नहीं ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रही, 2 मीटर। और अच्छा दोनों ने वो 2 डिस्टेंस जो दूरी थी उसको कवर करने में समय कितना लिया, एक जैसा समय लिया, यानी 1 सेकेंड ली। यानी दोनों ने किस प्रकार की गतियां करी, तो दोनों व्यक्ति ने बेटा किस प्रकार की गति करी, समान गति करी। बिल्कुल करिए। देखिए असमान गति क्या होती है, देखते हैं। देखो बेटा इस पे क्या लिखा है, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, यानी दूरी और इसकी दूरी में क्या हो गई, असमानता हो गई, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, असमान गति बोलते हैं। मान लीजिए कोई रेस हुई, 2 व्यक्ति ने दौड़ना एक साथ स्टार्ट किया, ठीक है बेटा, दोनों के जो दौड़ने के लिए है वो समय तो निश्चित होता है कि मान लीजिए आपको 3 सेकंड में उस जगह पर पहुंचना है, तो कुछ बच्चे 3 सेकंड में वहां तक पहुंच जाते हैं या 3 मिनट में वहां तक पहुंच जाते हैं, और कुछ बच्चे क्या होते हैं वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। यानी उनकी दूरियों में कुछ ना कुछ क्या रह जाती है, भिन्नता रह जाती है। उस भिन्नता के कारण ही जो वे व्यक्ति गति करते हैं उन व्यक्तियों की गति क्या बोलते हैं, असमान गति बोलते हैं। तो बेटा समान गति समझ में आया,
यानी समय भी बराबर लगना चाहिए और दूरी भी बराबर तय करें। यानी कोई भी वस्तु हो, यानी कोई भी वस्तुएं हो, दूरी और समय दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और असमान गति में क्या है, दोनों के बीच का समय तो बराबर हो लेकिन क्या हो, दूरी क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, असमान गति। और बेटा समान गति, आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों हम लोग गति पढ़ चुके हैं, ठीक, गति के प्रकार पढ़ चुके हैं, लेकिन बेटा क्लास के आधार पर हमने पाठ बताए हैं। यानी कक्षा 9 में गति कितने प्रकार की होती है ये चीज बताइए। आगे क्लास में जाओगे गति के प्रकार भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आता है भौतिक राशियां। तो देखते हैं, ये आ गई भौतिक राशियां। अब बेटा कंफ्यूज मत होना कि सर अभी गति पढ़ा रहे थे अब भौतिक राशियों पर आ गए, क्लास 9 के चैप्टर कहाँ कहाँ जा रहा है, इससे कंफ्यूज होना। चैप्टर के लास्ट पे ये सब चीजें मिल जाएंगी, तब तुम्हें समझ में आएगा बेटा कि ये चीजें क्यों पढ़ाई जा रही हैं। देखते हैं भौतिक राशियां, देख लेते पहले भौतिक राशियां क्या होती हैं। हमने लिखा बेटा जिन्हें मापा या तौला जा सकता है, उन सभी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियों, भौतिक राशियां कहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको सिर्फ मापा और तौला जा सकता है। तो कुछ बच्चों को दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए, क्या बेटा, क्या सर कुछ ऐसा भी होता है जिनको माप या तौल नहीं सकते हैं? थोड़ी देर बेटा सोच सकते हो। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम माप और तौल नहीं सकते हैं, उन्हें भौतिक राशियां नहीं कहते हैं। जैसे भावनाएं, तुम माप सकते हो क्या अपनी भावना को बेटा, कि हमारे अंदर कितनी भावना है, खुशी, दुख, इन सब चीजों को नहीं मापा जा सकता ना। तो बेटा वो सब भौतिक राशियां नहीं है, जिन्हें हम माप और तौल सकते हैं सिर्फ उन्हें ही भौतिक राशियां कहते हैं। और बेटा भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, देखते हैं कौन कौन सी। एक बेटा होती है सदिश और एक अदिश। ठीक बेटा, पता चल गया ना, सदिश और अदिश। तो बेटा सदिश राशियां क्या होती हैं, नाम से ही पता चल रहा होगा, सदिश यानी सा मतलब सब कुछ और दिशा, यानी इसमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सदिश राशियों में दिशा की आवश्यकता होती है। इसमें दिशा के साथ साथ और हमें क्या चाहिए होता है, परिमाण। परिमाण प्लस दिशा की आवश्यकता होती है, तो हम लोग कौन सी राशियां बोलते हैं, सदिश राशियां। इसमें देखिएगा परिमाण प्लस इकाई। अब बात आई सर परिमाण प्लस इकाई, यानी जिनमें परिमाण होगा और इकाई होगी उन राशियों को क्या बोलेंगे, अदिश राशियां। जैसे 5 किलो आटा ले लिया हमने, ठीक है, तो बेटा 5 किलो आटा, तो 5 किलो लिखा हम लोगों ने, तो बेटा 5 क्या हो गया, परिमाण, और किलो हमारा क्या हो गया, इकाई। बेटा कि घरारा दुकान पे जाके तो नहीं बोलते 5 किलो आटा पूर्व दिशा में दे दो कि पश्चिम दिशा में दे दो, ऐसे तो नहीं बोलते हो ना। और देखो इस पे सदिश पे पहले ये चीज लिखे रहने देते हैं, परिमाण प्लस दिशा। अच्छा बेटा अभी तक हमने परिमाण नहीं बताया, तो परिमाण क्या होता है, परिमाण मतलब होता है अंक, यानी किसी भी वस्तु हो, कुछ भी हो, जिस कीमत पर हो, यानी उसकी वैल्यू कोई क्या बोलते हैं, परिमाण। परिमाण मतलब क्या होता है, एक प्रकार की संख्या होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो बेटा सदिश राशि बता चुके हैं, अब पढ़ते हैं इसके उदाहरण के बारे में। इसका उदाहरण होता है बल, ठीक।
अब बात है बल उदाहरण होता है सदिश राशि का, तो कैसे हम पता लगा सकते हैं कि बल सदिश राशि का ही उदाहरण है। अच्छा बेटा अभी हम बोल दिया जाए कि बेटा जाओ इस गेट को खोल दो जाके, तो लड़का आराम चला है गेट खोलने, लेकिन वो फिर पूछेगा आने के बाद कि भैया गेट किस ओर को खोले, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि गेट अंदर की ओर खोले या गेट बाहर की ओर खोले, यानी हमें कोई न कोई दिशा बतानी पड़ेगी, तभी तो हम बोलेंगे बल किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। अब देखते इस पे मान लिया जाता है 10 ग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो बेटा ये 10 क्या हो गया, परिमाण हो गया, और ग्राम क्या हो गया, इकाई हो गया। इसमें परिमाण और इकाई की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। बल पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसी में आता है एक विस्थापन, ठीक, वेग और संवेग, ठीक है। तो बेटा बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, और वेग भी सदिश राशि है, और संवेग भी सदिश राशि है। यानी बल को प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की आवश्यकता नहीं होगी, दिशा की भी आवश्यकता होगी। ऐसे ही विस्थापन में भी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की आवश्यकता नहीं, सिर्फ परिमाण की नहीं, दिशा की भी आवश्यकता होती है। वेग के लिए भी दिशा की आवश्यकता होती है, तो ये भी क्या है, सदिश राशि है। अब जिन चीजों में दिशा की आवश्यकता नहीं होगी वो सब राशियां क्या होंगी, अदिश राशियां होंगी। तो बेटा हम लोग जरूरी नहीं सब चीजें याद करके ही रट कर ही बताएं सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं। जिनमें दिशा दी जाएगी वो सदिश राशि होगी, और जिनमें दिशा नहीं दी जाएगी वो राशियां क्या होंगी, अदिश राशियां होंगी। आपको मेरे ख्याल से गति क्लास 9 का कितना चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग बल, विस्थापन, वेग, संवेग, इसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।